मैं हूं सामा एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाजरीन, ईरान और अमेरिका की जंग के असरात अब दुनिया भर की मईशतों पर पड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर महंगाई का सारा बोझ सिर्फ और सिर्फ आवाम के कांधों पर डाल दिया गया है। पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, दूध महंगा करने की बातें शुरू हो गई, अशया खुर्दनोश महंगी हो रही हैं और अब बिजली की लोड शेडिंग भी दोबारा से सर उठाने लगी है। सवाल यह है, क्या हर आलमी बहरान का खुमियाजा सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को ही भुगतना होगा? हुकूमत खुद तो फजूल खर्चियों से बाज नहीं आती, लेकिन जब बहरान आता है तो उसका सारा बोझ सीधा सीधा अवाम पर डाल दिया जाता है। आखिर हुक्मरान कब अपनी जिम्मेदारी कबूल करेंगे और कब इस मुल्क के अवाम को रिलीफ मिलेगा? यही सवाल उठाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार चौधरी अकमल साहब मौजूद हैं। चौधरी अकमल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब, किस तरह से देख रहे हैं आलमी मंडी में तेल महंगा होने का बोझ हमेशा पाकिस्तानी अवाम पर ही क्यों डाल दिया जाता है? नहीं, आलमी मंडी में जो तेल महंगा हो रहा है उसका बोझ जो ज़ाहिर है आवाम पे ही डालना है। वो हुकूमत तो खुद तो बर्दाश्त कर नहीं सकेगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है उसको तो अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं है। वो तो जहाज़ों में घूम रहे हैं और आवाम जो है वो सारे का सारा उसका बोझ बर्दाश्त करती जा रही है, आइंदा भी करेगी। तो इसमें हैरानगी की सच कोई बात नहीं है। और ये तो अभी इसको मैं समझ रहा हूँ तो इब्तिदाई इश्क है। तो अभी तो इसको $150 तक जाने की बातें हो रही हैं, जबकि अभी इस वक्त अगर मार्केट देखी जाए तो अभी तो $92 पर बैरल पर पहुंचा है। और ये जो प्राइसेस अभी तकरीबन इन्होंने 322 या 325 रुपए तक की जो की है पेट्रोल की और डीजल की, वो जो है ना $100 पर बैरल को मद्देनजर रखते हुए की गई है। अगर खुदा ना खास्ता ये कीमत जो है वो मजीद ऊपर जाती है तो मेरे ख्याल में ये प्राइसेस जो है ना मजीद हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे और पेट्रोल जो है वो 350 से 400 तक भी जा सकते। तो उस सूरत हाल में फिर जो है वो मजीद जो है वो परेशानियां पैदा होगी। अभी भी अगर आप देखें 325 रुपये डीजल को जो इन्होंने बढ़ाया है या ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया है, उसके नतीजे में पहले तो हुकूमत की जो अपनी कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक जो 8,400 रुपये बंदा कमा रहा था वो करीब नहीं था। उनकी जो उनकी कैलकुलेशन है, कहते हैं ना कि वो लोग 28% गुर्बत है पाकिस्तान में, तकरीबन 7 करोड़ लोग गरीब है। तो ये 7 करोड़ वो लोग वो हैं जो 8,400 रुपये से नीचे पैसे कमाते हैं। हालांकि 8,400 रुपये क्या चीज है महीने के। तो अच्छा, अब इन्होंने ये किया है कि जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो जाहिर है मजीद लोग जो है उनकी इस्तेताब से बाहर हो गया होंगे, लेकिन समझे एक ऑटोमेटिकली गुर्बत में भी जो है ना वो इसकी वजह से इजाफा हो गया। फिर उसके बाद बेरोजगारी में जो है ना वो मजीद इजाफा इसके साथ साथ होगा। तो इसके बड़े आफ्टर शॉक अभी आने हैं। ये तो बिल्कुल अभी एक सडन किस्म का है, तो अभी लोगों को भी फौरी तौर के ऊपर इसका एहसास नहीं हो रहा। सिर्फ एक सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन जब उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि जी अब ऑयल जाके परचेज करेंगे और उसके बाद जिंदगी जब आहिस्ता आहिस्ता मजीद मुश्किल होगी तो उसके बाद जो है बड़ा पैनिक जो है वो आवाम में क्रिएट हो सकता है। मतलब इट्स नॉट दैट इजी कि हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हुकूमत बढ़ाई जा रही है, तो एक वक्त आएगा कि आवाम की बिल्कुल जो है ना वो बहुत सी चीजें बाहर हो जाएंगी कि और अभी भी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इससे ज्यादा ये लोग करेंगे तो फिर अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। लोगों को खाने के लाले जो है ना वो पड़ जाएंगे। जो पहले 2 वक्त रोटी खाता था अब 1 वक्त रोटी खा रहा है, वो 1 वक्त की अगर जो है ना वो उनके मुंह से निवाला छिन जाएगा तो भूखे तो नहीं मरेंगे ना लोग। अल्टीमेटली तो फिर कोई ना कोई इसकी रेजिस्टेंस आएगी। मेरे ख्याल में हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए और जो पॉलिसीज है उनको जो है वो अवाम के मफाद में बनाना चाहिए, ना कि उनको IMF के मफादात को सामने रखते हुए बनाए। पूरी दुनिया में कहीं अच्छा चौधरी साहब, IMF ने तो सब्सिडी और रिलीफ देने का कतन मना कर दिया था, तो क्या आपको लगता है कि IMF के ही कहने पर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान चल रही है? कोई फैसला इनका अपना नहीं? IMF के कहने पे क्या चल रही है? IMF ही चला रहा है पाकिस्तान को। असल में तो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो IMF है। वो जिस तरीके से कहता है वो हमें उस तरीके से करना पड़ता है।
और मजे की बात है कि कोई फायदा भी नहीं हो रहा ना, जी। कि या तो चले जी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, उससे हमें कोई फवायद हासिल हो रहे हो तो हम बोले कि चलो यार ठीक है, फायदा उसका कोई हासिल नहीं हो रहा। सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, आवाम के ऊपर टैक्सेस के बोझ, बिजली का जो है ना वो बिल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो है ना वो जैसा 3 साल पहले था आज भी वही है। तो ये तो थैंक्स के फॉरेन रेमिटेंसेज ने जो है ना वो इसको हुकूमत को थोड़ा सा सेफ हेवन दे दिया है कि उसमें इजाफा हो गया, 40-42 बिलियन डॉलर के लगभग इस साल हो जाएंगी। वरना तो शदीद किस्म के बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल पैदा हो सकते थे। तो अब IMF के ऊपर अगर आप चलेंगे तो फिर आवाम का तो बिल्कुल जो है ना वो खून सूख जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम के हद से कुछ बचेगा। तो IMF से जो है ना, मैं तो अक्सर प्रोग्राम्स में बात कर रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि IMF के सामने थोड़ा सा स्टैंड ले कि ये जंगी सूरत हाल है, कम अज कम इस सूरत हाल में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे। अगर टैक्सेस में थोड़ा बहुत जो है वो शॉर्टफॉल मजीद भी आ जाता है, पेट्रोलियम लेवी को कम भी करना पड़ जाता है, तो उसको कर दें ताकि जो है ना वो आम आदमी की जिंदगी जो है वो इस सूरत हाल में मुतासर ना हो। एक तो वैसे ही जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल है, और उसके बाद अगर माशी सूरत हाल भी खराब हो जाएगी तो उसका जो है ना वो ज़ाहिर है हुक्मरानों ने सोचना है, और किसने सोचना है। तो ये इस चीज़ का बहुत खुसूसन जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए हमारे हुक्मरानों को, ताकि जो है वो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ का जो है वो सांस ले, सुख का सांस ले। अच्छा चौधरी अकमल साहब, जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदीया और UAE से पेट्रोलियम मसनूआत पर इन्हिसार करता है, अब पाकिस्तान सोच रहा है कि रूस से तेल लिया जाए, और रूस ने भी ऑफ़र की है, और मुमकिना तौर पर इत्तलात यह हैं कि अब रूस से जो पेट्रोलियम मसनूआत जो आएंगी, जो पेट्रोल आएगा वो पोर्ट कासिम पहुँचेगा। तो आप समझते हैं कि इन दो कंट्रीज़ के अलावा कोई मुतबादिल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास पहले भी मौजूद थे, जैसे अब रूस से तेल लिया जा रहा है? जो ना रूस से भी तेल लेने के लिए तो अमेरिका की और IMF की इजाजत चाहिए होगी ना, जी। पहली बात तो ये है। अब वो मेरा नहीं ख्याल है कि अलाउ करेंगे, और अगर फर्ज करें अलाउ कर भी देते हैं तो रूस कौन सा, अब जो है ना जैसे इंडिया को तो रूस तकरीबन आधे पैसों में दे रहा था ना, जी। ये 50% के ऊपर जी। जो डिस्काउंट पे। अब हमें पता नहीं वो डिस्काउंट पे अभी वो ऑफर है या नहीं है, या किन रेटों में देगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस किस रेट के ऊपर अब जरा हमें तेल मिलता है, आलमी रेट के ऊपर मिलता है या डिस्काउंट के ऊपर मिलता है। अगर हमें वहाँ से कम रेट्स के ऊपर मिलता है तो बिल्कुल हमें जो है ना वो रूस से तेल लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर है हमें अपनी मईशत सबसे ज़्यादा अजीज है। हमें अपनी सिक्योरिटी या अपना जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, हमें वो जी। ज़्यादा उसको बेनिफिट में रखना है। तो अगर रूस से बात बनती है तो मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर एक मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, और फौरन जो है वो अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से बिल्कुल जो है ना वो रूस से तेल परचेज करना चाहिए। अब अमेरिका भी चाहेगा कि पाकिस्तान जो है ना वो वेनेजुएला भी समझे अमेरिका से ही असर रसूख में है, जी। इन अदर वर्ड्स तो वो उनसे भी लेना पड़ेगा। लेकिन अब जहाँ से भी सस्ता तेल मिले तो वहाँ से लेना मेरे ख्याल में उसका कोई हरज नहीं है। लेकिन हुकूमत का अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हुकूमत ने हमेशा जो है वो महंगे सौदे किए, चाहे वो कतर से LNG का सौदा हो या पावर प्लांट का जी। सौदा हो। तो इसमें हमेशा जो है ना अब तक तो देखें तो सारा का सारा बोझ भी आवाम के ऊपर पड़ता हुआ है, और ये सौदे भी इतने अच्छे और बेहतर साबित नहीं हुए। इसी तरीके से ये कोल के पावर प्लांट जो लगाए थे देखें अब वो बंद पड़े हैं। तो इस तरह की तो हमारी नाकस प्लानिंग है कि आगे का हम सोचते ही नहीं है, और जो है ना वो नई नई चीजें लाते रहते हैं। पहले भी सोलर ले आए, पता चला 11,000 मेगावाट का सोलर जो है ना वो मुल्क में आ गया, और उसके बाद अब जो है वो लोकल जो बिजली घर है उनकी अच्छा चौधरी अकमल साहब, सोर्सेज कुछ सोर्सेज ये भी बता रही हैं कि जब तमाम चीज़ों पे पैसे बढ़ेंगे तो सोलर भी जो है वो महंगा हो जाएगा। कोई ऐसी इत्तलात हैं अभी आपके पास? सोलर महंगा हो तो गया, और कैसे होना है। पिछली मरतबा इन्होंने सोलर पैनल्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया था, ठीक है ना। अब इस मरतबा ये लोग सोलर पैनल्स के ऊपर मजीद टैक्स लगाएंगे, तो ये तो परचेजिंग की जो बात हो रही है उसमें महंगी हो रही है। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नमेंट बिजली परचेज कर रही थी नेट मीटरिंग के थ्रू,
वो उन्होंने जो है ना वो उसके ऊपर भी खत्म कर दिया कि अब हम जो है ना आपसे 10 रुपए का या 8 रुपए का यूनिट लेंगे, आपको हम जो है ना वो 55 रुपए का बेचेंगे और 10 रुपए का लेंगे। ये भी तो इनडायरेक्ट लॉस हो गया ना। जो जो हमारे पास हुआ ये है कि प्लानिंग का, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि प्लानिंग का भुगतान है कि आप जो है वो 11,000 मेगावाट के सोलर पैनल इम्पोर्ट कर लेते हैं लोग, जो है वो घरों की छतों के ऊपर, और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन जो है वो या इदारे जो है वो अपने पास सोलर पार्क बना के वहाँ पे सोलर से बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, आपको बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि जो हमारे जो आईपीपी के जो पावर प्लांट लगे हुए हैं तो उनसे तो फिर बिजली की खपत कम हो जाती है। अब उनको हमने गारंटेड जो है वो कैपेसिटी चार्जेस देने ही देने हैं। उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर जो है ना वो और जो है ना फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है कि जितने जो है ना वो बिजली की कंजम्पशन कम होगी इससे आईटीपी से। ज़ाहिर है अगर मेरे पास सोलर लगा हुआ है, पहले मैं अगर बिजली आईटीपी की इस्तेमाल करता था या अब अगर मैं सोलर की इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा वो कम हो गया ना वहाँ पे जो है वो कंजम्पशन। तो अल्टीमेटली ये मिला जुला के सारा बर्डन तो जाके हुकूमत के ऊपर ही पड़ना है। तो हुकूमत जो है वो बाइसा का एक तो पहले तो उन्होंने ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म की है। आने वाले वक्तों में सोलर के ऊपर भी मुझे तो लग रहा है कि ये टैक्स लगा देंगे कि जो बंदा सोलर से बिजली इस्तेमाल करेगा तो वो जो है ना वो टैक्स देगा। तो वो टैक्स सोलर के नाम से होगा या बिजली के ऊपर होगा, एक्सपाइजेड उसकी तरफ वर्किंग करेंगे। लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि सोलर की बिजली भी सस्ती रहने देंगे। अच्छा अकमल साहब, हुकूमत आपने 55 का हिस्सा भी दोहराया था। हुकूमत ने कहा है तो हमने बहुत कम कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की, इससे ज़्यादा बढ़नी थी, लेकिन वो तो हमने इस वक्त जो है तमाम बोझ जो है हुकूमत ने उठा लिया और आवाम के लिए सिर्फ 55 रुपये जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया। जी 55 नहीं, देखें जिस वक्त जो है ना ये हमारी तेल की कीमतें तकरीबन ये 275 रुपए के ऊपर थी जी। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ना ये पिछले एक साल से जो है ना तकरीबन 60, 62, 64 इस रेंज में रहा है ये जो ऑयल है, ठीक है ना। और 64 से 92 तक पहुंच गई है। समझिए कि 33-34% का जो है ना वो उसमें इंटरनेशनली कीमतों में इजाफा हो गया है ऑलरेडी, और अभी इसमें मजीद इजाफा बाकी है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सही कह रहे हैं वो, उन्होंने जो है ना वो उतना इजाफा तो नहीं किया जितना इंटरनेशनल मार्केट में जो पिछले एक साल की प्राइस है उसके मुकाबले में हुआ। लेकिन पिछले एक साल से जो बिजली की और सॉरी इसकी कीमतें जो थी इसकी आपको बिजली की, तो वो कम थी ना पहले, क्या ख्याल है। तो अब जो आगे जब बढ़ेंगे ऑयल जो प्राइसेस हैं, तो अब आगे जब बढ़ती हैं तो उसका बफर हुकूमत ने रखा नहीं हुआ था, जो कि उसूलन हुकूमत थोड़ा सा मार्जिन रखती है कि जी इतना प्राइस है, इतना है, अगर थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज हो भी जाता है तो वो पास ऑन नहीं करेगी। हमारे यहाँ तो जो है ना वो उन्होंने इमीडिएटली सारे का सारा जो है वो उन्होंने पास ऑन कर दिया है। तो ये मतलब यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये एक गलत डिसीजन था मेरे ख्याल में। और अभी मजीद अगर ऊपर जाएंगी तो अब इसको आगे तो नहीं पास ऑन कर सकते। तो चौधरी साहब क्या लगता है पेट्रोल की कीमतें कहां तक पहुंच सकती हैं? देखें कल जो खबरें आ रही है ना, अभी आज हफ्ता इतवार को मार्केट बंद होती है जी। तो अब हुआ ये है कि अब वहाँ पे ईरान, खबरें ये आ रही हैं कि ईरान में भी डायरेक्ट ऑयल के जो जखीरे हैं जी उनके ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ऑयल की प्रोडक्शन वहाँ पे भी बंद हो गई। गल्फ में भी जो है ना ऑयल की रिफाइनरीज के ऊपर भी अब जो है ना ये डिपो जो है ऑयल के वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कर रहे हैं ये लोग अटैक्स। तो गल्फ से भी अगर ऑयल की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो समझे तकरीबन कुछ 30-40% तो जो है ना ग्लोबल जो सप्लाई है उसमें कमी आ जाएगी। उसके बाद जो है वो जो कीमतें एकदम से ऊपर जाएंगी तो मेरे ख्याल में ये आने वाला हफ्ता बताएगा। $100 को तो डेफिनेटली लग रहा है कि क्रॉस करेंगे अगर जंगी हालात यही रहे, लेकिन ये 100 से ऊपर $150 तक भी जो है ना वो जा सकती है, ये एक अंदाजा है। अच्छा चौधरी अकमल साहब, 1973 के ऑयल क्राइसिस की अगर बात करें तो पेट्रोल जो है वो 4 गुना महंगा हो गया था। तो इस वक्त हालात हाजिरा में आप ऐसा होता देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखें अब दुआ करें अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, जंग का दायरा कार जो है ज्यादा बची ना हो। क्योंकि देखें ना जब तक तो मैं बचा हुआ हूँ या दूसरे मुल्क बचे हुए उस वक्त तक वो
अपने आप को रोक के रखेंगे। जी। लेकिन जहां उनके मफादात मुतासिर होंगे तो उनको भी फिर इस जंग में पड़ना तो पड़ेगा। जी। अब अगर तेल जो है वो 40, 50, 60% महंगा हो जाता तो उसका चाइना के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो चाइना कब तक चुप बैठेगा। इसी तरीके से रशिया के मफादात अगर मुतासिर होंगे तो रशिया कब तक चुप बैठेगा। तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं ना, अब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अगर तेल 200 रुपए या 150 रुपए और $150 पर बैरल हो जाता है तो हमारे यहाँ पे जो महंगाई का तूफान आएगा तो आवाम ही बाहर निकल आएगी। मतलब लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा, परचेज ही कर सकेंगे ना। हमारे पास डॉलर से पेमेंट होती है ना, तो हमारे पास तो पहले ही डॉलर कम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारे पास पहले से ही मसला चल रहा है। तो हुकूमत के पास तो जो है ना वो डॉलर ही नहीं बचेंगे तेल खरीदने के लिए, तो कहाँ से खरीदेगी हुकूमत। वो इस सिलसिले तो फिर क्या करेंगे इस हालात में। तो मतलब आप अल्टीमेटली जंग में कूदना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। जी। तो खुदा ना खास्ता ये डिपेंड करता है कि ये जंग का दायरा कार जो है ना वो आने वाले वक्त में कहाँ तक फैलता है। तो अगर ये जितना फैलेगा उतना जो है ना वो मसाइल पैदा होते जाएंगे, और जितना ये जंग का दायरा महदूद होता जाएगा उतना जो है ना वो थोड़ा सा ईज आउट चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहरहाल अभी बहुत बढ़ती जा रही है। उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो ममालिक इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसे चाइना है या रशिया है। दे आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू ईरान। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज्यादा जो है ना वो हालात खराबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा जो है ना हमारी भी जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से जो है ना वो चीजों को करें, तो वरना तो मतलब हमारे अपने हालात भी खराब हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहा जा रहा था कि 18 दिन का पेट्रोल है हमारे पास, 22 दिन का है, 20 दिन का है, मुतफरिक जो है वो ऐसी इत्तलात सामने आ रही थी, लेकिन फिर अचानक से इतना बड़ा इजाफा हुआ। अच्छा चौधरी साहब, अगर पेशगी मनसूबाबंदी थी तो फिर आवाम को महंगा पेट्रोल क्यों ख़रीदना पड़ रहा है वक्त से पहले ही? देखिए, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव जो है ना हुकूमत ने हासिल किए हैं। नंबर 1, हुकूमत की कोशिश ये है कि डिमांड जो है उसको कम किया जाए। बात इसलिए नहीं है कि तेल महंगा हो गया। असल में जो है ना जो हुकूमत की कोशिश है वो ये है कि तेल की डिमांड में जो है ना वो कमी लाई जाए, और डिमांड में कमी लाने का जो है ना वो एक तरीका ये होता है कि प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। जैसे कि मैंने बताया ना, हमारे पास इतने रिजर्व भी नहीं है कि हम जो है ना ऑयल के इम्पोर्ट में सारे झोंक दें। ऑयल भी फ्री में नहीं आता है ना, उसके ऊपर भी हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो अब हमारे पास डॉलर भी इतने नहीं है, तो ये हमारी बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो है ना वो हम अपने पास एक्सेसिव मनी यूज नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली हुकूमत ने ये कोशिश ये की है कि जो है ना ये इसका ऑयल का एक तो यूज कम हो जाए, डिमांड में कमी आ जाए, नंबर 1। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब डिमांड कम होगी तो जो रेवेन्यू जो या टैक्स जो वसूल करती है हुकूमत, लेवी जो वसूल करती है, उसमें भी कमी हो जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 15-20 रुपए जो वो लेवी उसके ऊपर लगा दी, ताकि वो जो डिमांड में कमी की वजह से जो लेवी के ऊपर फर्क पड़ेगा, कम लेवी वसूल होगी, तो उन्होंने उतनी अमाउंट बढ़ा दी ताकि वो वसूल हो जाए। ठीक है जी। और तीसरा उन्होंने कोशिश ये की है कि अमाउंट को इतना बढ़ा दिया जाए एक ही मरतबा कि अगर $100-105 तक की कीमतें जो वो रहती है इसकी ऑयल की, तो वो इसी रेंज में ऑयल की प्राइसेस रहे। लेकिन ये बहरहाल एक लिमिटेशन है कि अगर $100 तक कीमतें रहती हैं ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये प्राइस रहेगी 325 रुपए की। लेकिन अगर 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाती है 150 तक, तो फिर गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि चूंकि हमारे रिजर्व या हमारी जेब में पैसे ही नहीं है तेल परचेज करने के, तो हुकूमत ने कोशिश अपनी तरफ से तो ये, अब उसके इम्पैक्ट बड़े खतरनाक है। ये बात आपकी जो है ना वो जो भी है, लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या करें। जब मेरी जेब में फर्क करें पैसे नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो हुकूमत ने भी यही कि जब पैसे ही नहीं है तो उन्होंने कहा यार कीमत पहले से ही बढ़ा दो, ताकि एक तरह से जो है ना वो डिमांड में कमी आए। अब जाहिर है हम और आप या जो भी आम बंदा है वो भी जब महंगा होगा तो थोड़ा सा और ख्याल से खर्च करेगा। जहाँ एक चक्कर में काम होना होगा या 2 चक्करों में होगा, वो कोशिश करेगा एक चक्कर में हो। तो ये इम्पैक्ट तो बहरहाल आएगा। तो ये वाला जो है ना इसको मेरे ख्याल में हुकूमत ने फोर्सी करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी वजह से जो इसके साइड इफेक्ट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है ना या LSM ग्रोथ जो है वो हमारी जो अच्छी हो रही थी उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, अखराजात बढ़ जाएंगे और दीगर जो मसाइल पैदा होंगे उसको जो है ना वो हुकूमत ने नहीं सोचा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो ये डिसीजन लिया है
उसका बहरहाल यही मकसद है कि जो है ना ज़र मुबादला बचाया जाए, डिमांड में जो है ना वो कमी लाई जाए। अच्छा, एविएशन माहिरीन कह रहे हैं क्योंकि जेट ऑयल जो है वो भी महंगा हुआ है, तो उनका ये कहना है कि कम से कम 5,000 रुपये एयर टिकट्स में इजाफा होगा। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम ये खबर भी आती देख रहे हैं कि वाकई एयर टिकट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेलवे के टिकट्स की बात करें, इंट्रा और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, तो उनके भी किराए जो है वो अब बढ़ चुके हैं। सब कुछ बढ़ेगा, जहाज के टिकट भी बढ़ जाएंगे, रेल का किराया भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टर्स भी अपने किराए बढ़ाएंगे। लेकिन अब प्रोपोर्शनेट बढ़ाने चाहिए कि जितना ऑयल की वजह से इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आना है वो तो यही है ना कि आपकी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी। तो एक तो आप जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चाहे वो आप बस से सफर करते हैं, रेल से सफर करते हैं, या आपकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो आपकी वो कॉस्ट बढ़ गई आम आदमी की, अगर मैं बात करूँ तो। अब और इनडायरेक्टली जो खाने पीने की चीजें हैं उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो भी डेफिनेटली महंगी होंगी, सही है ना। या इसी तरीके से और रोजमर्रा जरूरियात की जो चीजें हैं वो भी महंगी होंगी। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, उसकी वजह से अब नॉर्मली कोशिश ये की जाती है, हुकूमतें अगर इस तरह कीमत में इजाफा कर दिया जाए तो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देती है, थोड़ी बहुत सब्सिडी देती है। तो अब इस तरह का भी प्लान हुकूमत को करना चाहिए कि ठीक है, ये प्राइसेस तो इन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन उसकी वजह से जो एक मुतवस्सित तबके का या छोटे तबके का आदमी है उसको किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो उसके लिए मसाइल पैदा हुए उसमें कमी बाकी हो, ताकि उसकी रियल इनकम में जो है ना वो किसी तरीके से इजाफा हो जाए। तो उस किस्म के इकदाम करने की जरूरत है। अब उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आप समझते हैं कि हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई फौरी तौर पर मंसूबा मौजूद है? नहीं, देना पड़ेगा ना। देखिए ना, 325 रुपए में एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो बंदा जो आता जाता है, या जो बंदा जो है, अब उसको जरूरी नहीं है कि आप तेल की सूरत में ही फायदा पहुंचाए, उनको इन काइंड दूसरी चीज, कोई और चीज सस्ती कर देना, आटे में कोई डिस्काउंट दे दें या किसी और चीज में, चीनी में दे दें। मतलब उसको इन काइंड, यानी अगर यहाँ से जो उसका खर्चा बढ़ा है तो कोई और खर्चा जो है उसका कम कर दें। एक ऑप्शन तो ये है सब्सिडी, या उसको जो है डायरेक्ट आप पैसे दे के जो है ना उसको पूरा कर दें, जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अब उसका मैकेनिज्म ज़ाहिर है इतना हमारा एफिशिएंट है नहीं, ब्यूरोक्रेसी या हमारा सिस्टम किस मैकेनिज्म के तहत जो है ना इस चीज को किया जाएगा। वरना नॉर्मली प्राइस बढ़ाने में तो ये लोग मिनट लगाते हैं और 325 तक पहुंचा देते हैं। तो सोचना तो उनको ये भी चाहिए ना कि चलो हमने बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से जो उनके ऊपर बोझ पड़ा है तो उस बोझ को किस तरीके से कम किया जाए। तो कम करने के लिए सब्सिडी इन कैश या इन काइंड जो है ना बहरहाल हुकूमत को देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। अच्छा, क्या हुकूमत पेट्रोलियम लीवी कम करके जो है वो कीमतें कम कर सकती है? ऐसा मुमकिन है, क्या पॉसिबल है? अगेन वही IMF का मसला आ जाएगा ना जी। हुकूमत तकरीबन है ना 105 रुपए इस वक्त जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर लेवी है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम लेवी तो कम कर सकती है बिल्कुल, और उससे जो है ना कीमतों में भी बाज़ फर्क पड़ जाएगा। लेकिन IMF ने मना किया। पाकिस्तान ने खित्ते में जो है ना सबसे पहले कीमतें बढ़ाई हैं ऑयल की और डीजल की। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये मेरा नहीं ख्याल है आपने किसी और से सुनी होगी कि बेसिकली हुकूमत के पास ऑयल के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करनी पड़ेगी वो है ही नहीं। तो बेसिकली उन्होंने डिमांड को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। ये इसलिए कीमतें उन्होंने नहीं बढ़ाई कि जो है ना वो फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई है तो हम भी बढ़ा दें। तो वो इम्पैक्ट के बजाय इनकी कोशिश ये है कि अपने ज़र मुबादला बचाया जाए, और ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना, कि अगर डिमांड को मैंने कम करना है तो मैं उसकी प्राइस को बढ़ा देता हूँ। तो ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत का जो ज्यादा जो इसमें ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिमांड को जो है ना बेसिकली कंट्रोल में लाया जाए, डिमांड कम की जाए, ताकि एक्स्ट्रा जो है ना वो डॉलर हमें पे ना करने पड़े। वरना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला आएगा, तो उसकी वजह से पता है डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपया नीचे गिर जाएगा। मतलब इस तरह की खतरनाक सूरत हाल भी पैदा हो सकती है अगर हुकूमत ये प्राइसेस ऊपर ना लेके जाए तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने पड़ते हैं ना। हम और आप तो बैठ के बात करते हैं कि ये हुकूमत ने महंगा कर दिया और ये हो गया, लेकिन साथ साथ हुकूमत को ये बहरहाल करना चाहिए कि इसके महंगा होने की वजह से जो आम आदमी की जिंदगी में
मसाइल आए हैं, जो परेशानी आई है, जी। उसको भी जो है ना वो सब्सटेंशिएट करना चाहिए, उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि जो है ना वो मसले भी साथ साथ हल हो। अच्छा, वैसे तो अब मशरक़ी वस्ती में कशीदगी बढ़ती जा रही है, तो हुकूमत की पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी? क्योंकि एकदम से तो ये सब नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा स्ट्राइक्स हो रही थी। कंट्रीज़ जो हैं इज़राइल और ईरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर रहे थे, तो हुकूमत ने तेल के ज़खायर बनाने के लिए पहले से ही क्यों संजीदा इक़दाम नहीं किए थे चौधरी अकमल साहब? भाई हुकूमत जो है ना वो तो डैम नहीं बना सकती, तो तेल के जखायर कहाँ से बनाएंगे? पानी के जखायर हमसे बनते नहीं है, जो कि तेल की निस्बत सस्ता है, और आप कह रहे हैं तेल के जखायर बनाएंगे। अब मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पैसे ही नहीं है ना हुकूमत के पास। पैसे हों तो जखायर बनेंगे ना, पैसे कहाँ है इनके पास? मतलब अब अगर तवानाई बहरान से बैंक की मैं निकलने के बात लिए करूं, तवानाई बहरान से निकलने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई तवील मुद्दती पॉलिसी नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ तवील मुद्दती पॉलिसी, देखा ना वो आपने पंजाबी की मिसाल है, जिन्हें देख करताने थे और कमले भी चाने, तो सारे बात तो पैसों की है ना मेरे भाई। पैसा होगा तो प्लानिंगें भी हो जाएंगी, स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी। अभी तो इनको लाले ये पड़े हुए हैं कि 20 अरब डॉलर के इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, उसमें से 13 अरब डॉलर तो ऐसे जो ये खर्च ही नहीं कर सकते। वो बाकी के 7 अरब डॉलर में जो है ना आपकी इम्पोर्ट्स जो है वो पिछले 6 महीने की जनवरी तक की जो इम्पोर्ट्स है वो 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। जी। ठीक है ना, तो पैसे ही इनके पास नहीं है, तो कहाँ से उसको रिजर्व बनाएंगे? तो कहने को तो मैं भी कह दूंगा बिल्कुल हुकूमत को प्लानिंग करनी चाहिए थी, और तेल जी। की जो है ना वो बड़े बड़े डैम बना लेने चाहिए थे, अपने पास स्टोर कर लेते, ताकि जो है ना आवाम जो है वो उधर ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई होती और हमारे जो आवाम है वो तेल में नहा रहे होते बेशक। तो अब ये कहने को बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इधर तो जो हमारी पिछले 70 साल से पॉलिसियां चल रही हैं, तो हम तो जो है ना वो रिजर्व और जी। तेल के बनाने के दूर की बात है, हमसे जो मौजूदा जो पेमेंट है वही नहीं की जा रही है। हम तो अभी कह रहे हैं कि यार हमसे पैसे बाद में ले लेना, अभी हमें अच्छा थोड़ा सा चौधरी अकमल दे दो साहब, इस्तेमाल के लिए। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आसान सा सवाल है। ये जो महंगाई है सिर्फ आलमी हालात या मशरक़ वस्ती की कशीदगी की वजह से है, या फिर इसमें हुकूमती पॉलिसियों का भी किरदार है? हुकूमती पॉलिसियों का बिल्कुल किरदार इसमें है, और पिछले 70 साल से हम लोगों ने ये तब्दील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की, और हमेशा जो है एडॉक बेसिस पर चीज़ों को चलाने की कोशिश की है। जो भी हमने पॉलिसी बनाई है, खास तौर पे पावर के हवाले से अगर मैं बात करूं, मिसाल आपको देता हूं, अगर 90 की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए 25-25 साल की जो है ना, इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए, और कैपेसिटी चार्जेस और गारंटीड पेमेंट्स इन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किए। फिर उसके बाद जी 2013-14 में फिर से जो है ना हुकूमत आई, तो उन्होंने भी चाइना के साथ दोबारा वही जो है ना वो IPP के साथ कर लिए इस वाले। फिर जो है उसके बाद जनाब ये सोलर इन्होंने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ जो है वो मतलब महंगी बिजली और सस्ती बिजली का एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया। लेकिन अब देखें वो सोलर जो है बिजली उसको भी ये लोग कर रहे हैं, उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं। फिर कोयले से बिजली पैदा करने की कोशिश की, वो साल 2 साल 3 साल चले, वो प्लांट भी बंद पड़े हुए। तो कहने का मकसद ये कि कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है नहीं, बिल्कुल सोचते नहीं है क्या है, एकदम इंपोर्ट करना शुरू होते हैं तो इंपोर्ट धड़ाधड़ करना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो चीज ज्यादा हो जाती है तो उसको साइड पे कर देते हैं। एक जमाना था, आपको याद होगा, LNG या जो CNG थी, वो 2002-3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था। फिर जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो ऐसे थी कि 2008 में एकदम से रातों रात हुकूमत ने डिसाइड किया कि बस ये अब और CNG नहीं लगानी, हमारे पास गैस खत्म हो गई। उसके बाद ये CNG स्टेशन वगैरह ये सारे रातों रात मतलब बंद हो गए थे, परमिशन वगैरह खत्म हो गई। तो अब इस तरह की अगर आप पॉलिसीज लेके चलेंगे तो ऐसे तो घर नहीं चलते। ये मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली जो है ना हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कसूर है, जिसमें हम लोगों ने हमेशा गलत किया और एडॉक बेसिस के ऊपर चीज़ों को चलाने की कोशिश। ठीक है, सीनियर तज़कियाकार चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने तज़िया और नुक्ता नज़र और मुशाहिदा सुना, जिससे ये बात वाज़ेह है कि है वो अब महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क्योंकि
आम आदमी की आमदनी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन अखराजात बढ़ रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी भी महंगाई की बड़ी वजह समझी जाती है। हुकूमत महंगाई रोकने के लिए अमली तौर पर इस वक्त कोई इक़दाम करती दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती पॉलिसियों से आवाम को रिलीफ मिलेगा या मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? इसी सवाल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।